आदाब। आप सभी का इस्तकबाल है वकील साहब में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। कई बार कानून हमें बहुत पेचीदा नजर आता है, वो इसलिए क्योंकि हमें कानून की बारीकियां नहीं मालूम होती या फिर हम कानून को समझने की कोशिश नहीं करते। लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें ये बारीकियां मालूम होनी चाहिए और इसलिए हम हाजिर हैं ताकि आप कानून को करीब से जानें। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फिरोज खान गाजी साहब, जो कि लीगल एक्सपर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। आपका वेलकम है सर हमारे शो में। थैंक यू। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अगर कानून से जुड़ा आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 012066933847, 012066933869 और 9205353184। आप हमें इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। गाजी साहब, जैसे कि हमेशा हमारी कोशिश रहती है इस प्रोग्राम के ज़रिए हम ऐसी कानून की जो बारीकियां हैं वो लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनके काम आए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कानून के बारे में, बहुत बारीक चीज़ें हैं जो लोगों को मालूम नहीं है। अक्सर हम बात करते हैं आईपीसी की और आरपीसी की, तो इसको हम किस तरह से समझें, ये क्या है? देखिए, जो हिंदुस्तान में बेसिक क्रिमिनल लॉ है उसको आईपीसी बोलते हैं, इंडियन पिनल कोड, जो कि 1860 में आया था, जिसमें कई अमेंडमेंट आ चुके हैं। लेकिन अब भी ये महसूस किया जा रहा है कि बहुत से कानून ऐसे हैं, बहुत से चीज़ें ऐसी हैं जो कि ऑफेंस होना चाहिए, जो कि नहीं है, जिसके लिए छोटी मोटी एक्ट पास होती रहती हैं। उसी तरह से रणबीर पिनल कोड, जो कि तकरीबन आईपीसी में जिस तरह से ऑफेंसेस डिफाइंड है उसी तरह से उसमें भी डिफाइंड है, और वो कश्मीर में लागू होता है। एक चीज़ मैं बताऊं बहुत क्लियर कि जिस तरह से हम अपनी रिलीजियस किताब पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उसी तरह से जिस देश में रहते हैं उस देश का जो संविधान है उसके मुतालिक हमें जानकारी होनी चाहिए। कम से कम हमारे घर में हिंदुस्तान का जो अपना कानून है, जो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, दस्तूर है, उसकी तकरीबन हर लैंग्वेज में, उर्दू में भी उसकी कॉपी हो चुकी है और वो हमारे घर में होना चाहिए। और उसको हमें जितने सिटीजन्स हैं उनको उसको पढ़ना चाहिए कि कानून ने हमें क्या हक दिया है और हमारी जिम्मेदारी क्या है। एक तरफ कानून जहां फंडामेंटल राइट्स की बात करता है कि हमारा हक क्या है, वही कानून, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा दस्तूर ये भी बताता है कि दूसरों के प्रति आपकी जिम्मेदारी क्या है। और इन दोनों, अपनी जिम्मेदारी और अपने हक को अगर पढ़ के एक बैलेंस बना के चले तो सोसाइटी में पीस रहेगी, जिसकी की बहुत जरूरत है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा इस प्रोग्राम के हवाले से कि तमाम सिटीजन्स को कम से कम हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन एक बार पढ़ लेना चाहिए, ताकि ये पता चले कि हमारा देश क्या है और हम किस जगह खड़े हैं और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। ये जानना सबके लिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी बारीक चीज़ें हैं जो बहुत अहम भी हैं ज़िंदगी के लिए। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, AR खान साहब। हेलो 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 जी, सवाल बताएं। सवाल जी। एक यहाँ पर एक सेल डीड एग्रीमेंट होकर है, वो पोर्ट सेल कर रहा है जी जी। देखिए AR खान साहब, सबसे पहले आप अपने टीवी की आवाज बंद करिए। हेलो हेलो, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। हेलो हेलो, लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पाया। वकील साहब, वैसे तो बहुत छोटी सी बात है, अक्सर लोग ट्रैफिक रूल्स तोड़ देते हैं, कभी हेलमेट नहीं पहनते हैं, कभी कुछ ऐसा हो जाता है। अगर किसी का एक बार चालान हो जाता है और फिर उसी दिन सेम डे उसका दोबारा चालान हो जाता है, तो क्या उसे चालान भरने की जरूरत है? नहीं, देखिए, चालान भरने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार जब आपको चालान हो गया और आपने काट दिया, दूसरा बार भी अगर काट दिया और जहां कहा है हाजिर होने के लिए, अगर आपके उस वक्त पैसा नहीं है देने के लिए, तो लाजमी एक मजिस्ट्रेट को रिफर किया है, तो वहां जाकर बता सकते हैं कि हम चालान कब उसी रोज हुआ था, पैसा दे दिए हैं, इसलिए हम बगैर हेलमेट के थे। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं होता है कि एक बार आप चालान भर दीजिए तो दिन भर आप बगैर हेलमेट के चलिए। हेलमेट जो है आपकी अपनी जिंदगी, आपको अपनी जिंदगी बचाने के लिए होता है।
उससे कितने फायदे होते हैं, जो एक्सीडेंट के केसेस करता है, जो डॉक्टर हैं वो जानते हैं कि हेलमेट कैसे कैसे सिचुएशन से बचा लेता है। बहुत से क्या ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो सर में चोट लगे होते हैं, हेलमेट की वजह से महफूज हो जाते हैं। अदरवाइज सर का चोट अगर थोड़ा सा गंभीर हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो ले जाता है इंसान को। अगर जान नहीं लेता है तो याददाश्त कमज़ोर कर देता है, कई चीज़ें, कई खराबियाँ आ जाती हैं, रिफ्लेक्शन कम हो जाता है। इसलिए हेलमेट का जो सिस्टम बनाया गया है या जो भी कानून बनाया गया है वो सिटीजन्स के फायदे के लिए बनाया गया है। जी, रूल्स फॉलो करना तो बेहद जरूरी है। हमारे साथ एक कॉलर है निजामाबाद से, नौशीन। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं सवाल। आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सवाल बताएं। सर, हाँ सर, मेरे भाई ने एक कंटेनर लिया था 12 व्हीकल का। वो एक्सीडेंट हो गया सर, उसका स्पॉट पे डेथ हो गई ड्राइवर की। वो इंश्योरेंस का 1 ईयर हो गया, करीब 1 ईयर हो गया। क्या है सर उसका इंश्योरेंस? कुछ नहीं, क्या नहीं, और क्या करना चाहिए सर हमको? देखिए, अगर एक्सीडेंट हुआ है और उसमें ड्राइवर की डेथ हुई है तो मैं समझता हूं कि FIR दर्ज हुआ होगा। FIR दर्ज हुआ होगा और गाड़ी अगर आपके इंश्योरेंस के लिमिटेशन में है तो इंश्योरेंस कंपनी को उसका मुआवजा देना पड़ता है। जब एक्सीडेंट होता है तो 2 किस्म की केसेस चलती हैं। एक तो वो चलती हैं कि ड्राइवर के नेग्लिजेंस क्या हुआ है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है, और दूसरा केस वो चलता है जो सिविल नेचर का होता है, जिसमें कि जिसका नुकसान हुआ है, जिसके यहाँ डेथ हुई है, उसको मुआवजा दिया जाता है। तो ये दोनों केसेस को फॉलो करना पड़ता है। एक कॉलर है हमारे साथ महाराष्ट्र से, उस्मान। हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं सवाल। मैं वकील साहब से जरा जानकारी चाहिए थी। जी। ये मेरे अब्बा ने 2 शादी किए थे। पहली शादी के बाद में उन्होंने दूसरी शादी की। हेलो जी जी, सवाल पूरा करें। हाँ, पहली शादी से एक लड़का उनको हुआ और उनके बाद में दूसरी शादी की। उनके बाद में हम 3 भाई बहन पैदा हुए। तो मैं जानना चाहता था कि उनके। हेलो जी जी, आप सवाल पूरा करें, हम आपको सुन रहे हैं। हाँ, तो उनकी प्रॉपर्टी में हम लोग का हिस्सा लगता है कि नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। एक नाम से तो ये जाहिर है कि मुस्लिम हैं आप, आपके फादर भी मुस्लिम, तो आपकी शादी, फादर की शादी जो है वो मुस्लिम मैरिज के तहत हुई होगी, जिसके तहत जो है उसी के हिसाब से वरासत में बंटवारा होगा। तो मुस्लिम लॉ में 2 शादी करना जो है बैक वक्त जायज़ है, इसलिए दोनों वाइफ के बच्चों का उसी तरह से बंटवारा होगा जिस तरह से कि मुस्लिम वरासत में, इस्लामिक वरासत सिस्टम में लिखा हुआ है। यानी कि इसमें पहली वाइफ का जो लड़का है उसको भी उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना कि दूसरी बीवी के लड़के को मिलेगा। तमाम भाइयों को बराबर मिलेगा, बहनों का यानी कि बेटियों को उनका आधा मिलेगा। हैदराबाद से एक कॉलर हमारे साथ हैं, नजीरुद्दीन साहब। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं सवाल। मेरा सवाल वकील साहब से ये है कि हमारे हिंदुस्तान में अगर सदर की जो चुनाव होती है तो उसमें जो कोई सियासी लीडर को चुना जाता है। ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा कानून नहीं है कि जो रिटायर्ड जज हो उनको जो सदर बनाया जाए ताकि कोई सियासी पार्टी की तरफ से न हो? जी देखिए, जहां तक जज के प्रेसिडेंट का इलेक्शन की बात है, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है और उसमें किसी रिटायर जज को भी हिस्सा लेने से मना नहीं किया गया है। कोई भी रिटायर जज है, बल्कि साबिक चीफ जस्टिस या एक्टिंग चीफ जस्टिस आपके वाइस प्रेसिडेंट हो चुके हैं, और यही कोशिश की जानी चाहिए और की जाती रही है कि आमतौर पे जो प्रेसिडेंट हो जाए वो सबके लिए जो है बराबर हो और वो सबका प्रेसिडेंट हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टीज एफिलिएशन। एक्सपेक्ट यही किया जा सकता है। एक कॉलर है साथ में राजस्थान से, नसीरुद्दीन साहब। हेलो। हाँ, सलाम। जी वालेकुम सलाम। मैं नसीरुद्दीन जी शेख बोल रहा हूँ साहब। मैं ये चाहता हूँ कि राजस्थान के अंदर मुस्लिम माइनॉरिटी के नाम से कौम की खिदमत करना चाहता हूँ मैं। राष्ट्र की मुस्लिम माइनॉरिटी के नाम से कौम की खिदमत करना चाहता हूँ और मेरे दिल के अंदर ये बहुत बड़ी उम्मीद है। बस इतना ही सवाल है मेरा। जी, ऐसा है साहब कि अगर आप राष्ट्रीय मुस्लिम
कोई करके कोई संगठन अगर बनाना चाहते हैं तो आपको बनाने का पूरा हक है। आप ट्रस्ट भी बना सकते हैं, कोई सोसाइटी भी बना सकते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में आप लिख सकते हैं कि ये आपकी सोसाइटी या आपका संगठन जो है वो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के वेलफेयर के लिए काम करेगा। ये कानून आपको इजाज़त देता है, कानून के दायरे में रह के आप ये काम कर सकते हैं, किसी किस्म की रुकावट नहीं है। बनारस से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, नसीम अहमद। हेलो। हाँ सर जी, सवाल बताएं। मेरा सवाल ये मैडम कि जो नेता है वो लोग संविधान की तो शपथ लेते हैं, लेकिन जो है कि उसके अनुसार ज्यादा तो देखते चलते नहीं है, तो क्या वो पढ़ते नहीं है क्या? देखिए, ये बहुत बदकिस्मती है कि अभी कुछ दिन पहले टीवी पर आया था कि जो हमारे एमएलए के कैंडिडेट हैं डिफरेंट स्टेट्स में, उनको एमएलए का फुल फॉर्म नहीं मालूम है। संविधान की तो बात छोड़िए, अब हमारी बदकिस्मती यही है कि चूंकि हर बालिग आदमी अगर उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस में कन्विक्शन नहीं है और वो पागल नहीं है तो वो जो है इलेक्शन लड़ सकता है। अब उसमें जो इलाके के एक्टिव लोग हैं या जो शहजोर हैं जिनको लोग जानते हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जीत ले रहे हैं, जिनको कि एमएलए का फुल फॉर्म भी नहीं मालूम है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात तो छोड़िए, ये हमारे देश की बदकिस्मती है। इसीलिए मैं गुजारिश करता हूं कि यह कंपल्सरी होना चाहिए। अगर वही स्टूडेंट संविधान के बारे में जान पाता है या पढ़ पाता है जो कि हाई स्कूल के बाद जो है वो पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट चॉइस चूज़ करता है, जबकि हमारा ख्याल है, हमारा कहना है, बल्कि गुजारिश होगी हर गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से भी कि वो इस चीज़ का प्रावधान करे कि हमारे बच्चे जिस तरह से मजहबी किताब बचपने से पढ़ते हैं उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक चीज़ें भी पढ़ा करें ताकि एक अच्छा सिटीजन बन सकें। हैदराबाद से एक कॉलर हमारे साथ हैं, शिफा। हेलो। हेलो। हेलो जी शिफा, हेलो। बताएं, सवाल बताएं। जी, हमें एजुकेशन से रिलेटेड एक सवाल करना था। हमारा ग्रेजुएशन हो गया पॉलिटिकल साइंस में, तो अब हमें लॉयर बनना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, एलएलबी में एडमिशन लेने के लिए 5 साल का कोर्स कर दिया गया है और वो जो है अब इंटरमीडिएट के बाद ही एडमिशन होता है। बहरहाल अगर आप ग्रेजुएशन के बाद एडमिशन लेना चाहती हैं तो अभी 1-2 कॉलेजेस, लॉ कॉलेजेस ऐसे हैं या यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं कि ग्रेजुएशन के बाद भी लॉ कॉलेज में एडमिशन दे रही हैं, 3 साल का कोर्स करा रही हैं। तो आज की डेट में कंपटीशन हो गया है तकरीबन हर जगह। यूपी में या बिहार में कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर कि आपको एडमिशन मिल रहा है बगैर कंपटीशन के भी, तो आप क्वालिफाइड हैं, आप एलएलबी के लिए फॉर्म भर सकती हैं। हर जगह क्वालिफाइड है वो भरने की। एग्ज़ाम दीजिए और अल्लाह से दुआ है कि आप आ जाए एग्ज़ाम में और एक अच्छा एडवोकेट बनकर आप अपने आप को साबित करें। जी शिफा, हमारा प्रोग्राम आता है आज शाम 6:30 बजे, हेलो करियर। तो आप उस प्रोग्राम में अपने करियर से जुड़े सवाल पूछ सकती हैं, तो प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से, मोहम्मद हसन। हेलो जी, हमारी परेशानी यह है कि हमारे भाई साहब और भाभी का इंतकाल हो गया है जी, और उनके पास 5 बच्चे हैं, 3 लड़का और 2 लड़की है। तो उनकी प्रॉपर्टी को बराबर हम कर सके हैं? देखिए, आपके भाई और भाभी का इंतकाल हो गया है, 3 लड़का 2 लड़की हैं, तो उनके प्रॉपर्टी के जो ये होंगे, अगर आपके पेरेंट्स नहीं हैं तो इस्लामिक सिस्टम से इस प्रॉपर्टी का जो है वो लड़कों और लड़कियों में बटेगा। लड़के का जितना हिस्सा होगा उसमें बेटियों का हिस्सा 1/2 होगा। तो अगर 3 लड़के हैं तो प्रॉपर्टी का हो गया 3 दूना के 6 और 2 8 हिस्सा कर दीजिए। 2 हिस्सा लड़कों को दे दीजिए, 1 हिस्सा लड़की को दे दीजिए। हैदराबाद से एक कॉलर हमारे साथ और है, शहबाज खान। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे थोड़ा बात जी, देखिए सबसे पहले आप अपनी टीवी की आवाज बंद करिए। जी बिल्कुल। शहबाज खान मैं बात कर रहा था। जी, सवाल पूछिए। जी बिल्कुल, टीवी की आवाज कम कर चुका हूँ मैं। मेरे को मेरे वालिद साहब के दादा की प्रॉपर्टी है। जी, देखिए आपने अभी भी टीवी की आवाज बंद नहीं की है, तो अगर आप आवाज बंद कर देंगे तो आपका सवाल हम बेहतर तरीके से सुन पाएंगे। थोड़ा आपकी भी आवाज सुनते हुए मैं भी आपको जवाब दे रहा हूँ, मैं समझ में आ रहा है जी। मेरी भी आवाज आपको आ रही है, आपकी आवाज मेरे को आ रही है, मैं सुन रहा हूँ मैं। जी, सवाल पूरा करें। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, शमीम बेग। हेलो। हाँ जी।
हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी हाँ, सवाल बताएं। मैं इधर बम्बई से बोल रहा हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। देखिए टीवी की आवाज सबसे पहले बंद करिए। टीवी आवाज बंद करना। हाँ जी। जी सवाल बताएं। वकील साहब से मैं सवाल पूछना था। जी सवाल पूछे। हाँ, सवाल ये मेरा, वो हमारा महाराष्ट्र जिन्नर हेलो। जी जी सवाल पूछे। हाँ, हमारा महाराष्ट्र में जो जिन्नर में तो जिन्नर में महाराष्ट्र में हमारा घर है। तो हमारे ससुरे ने क्या किया है कि हमारे औरत को उनके मतलब उनकी 5 लड़कियां हैं, तो उनको 2-2 गुंठा ऐसा वो जमीन दे दी है घर बांधने के लिए। वसीयतनामा ऐसा मृत्यु पत्र बना के गए, मराठी में लिखा मृत्यु पत्र। अच्छा। तो वो जमीन के अंदर वो 7/12 में इन लोग के नाम चढ़ा सकते हैं क्या? देखिए, आपने ये कहा कि महाराष्ट्र में जो है आपके ससुर की 5 लड़कियां हैं, उसमें से जो है वो प्रॉपर्टी उन्होंने एक वसीयत की है, तो क्या वसीयत के मुताबिक वो प्रॉपर्टी को हम करा सकते हैं? पहली बात तो ये कि मुस्लिम लॉ में वसीयत जो है अपने ही वारिसैन के फेवर में नहीं होता है। अब उनका इंतकाल हो गया है तो उनकी प्रॉपर्टी जो है ये 5 बच्चियों में बराबर बराबर बटेगा, ये कानून है। जी एक कॉलर है हमारे साथ, निसार अहमद। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं। जी मैं जम्मू कश्मीर से निसार अहमद बोल रहा हूँ। जी मैंने दो शादी की थी। तो अब प्रॉपर्टी जो है मेरी वो दोनों में कैसे बटेगी? 3 लड़के हैं मेरे। जी ठीक है। प्रॉपर्टी तो अगर आपकी जो प्रॉपर्टी में बटेगी तो आपके बाद बटेगी, जब तक आप हैं वो प्रॉपर्टी का आप मालिक हैं। आपके बाद जो बटेगी तो पहले 1/8 हिस्सा कर दिया जाएगा। 1/8 हिस्सा में आपकी दोनों बीवियों का हक होगा, और बाकी 1/8 के बाद जो बचता है हिस्सा वो आपके बेटों में बराबर बराबर तकसीम होगा। ये इस्लामिक सिस्टम। जी गाजी साहब, जब भी कोई कानून बनता है या कोई लॉ पास होता है तो वो कैसे बनाया जाता है? देखिए, कानून 2 तरह से बनता है। एक तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि सेंट्रल लिस्ट में है, जिसमें कि पार्लियामेंट कानून बनाता है, और वो पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून पूरे हिंदुस्तान के ऊपर वो लागू होता है, एक्सेप्ट इन सम केसेस एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। उसी तरह से हर स्टेट के लिए सब्जेक्ट है, वो अपने सब्जेक्ट पर वो स्टेट भी लेजिस्लेशन कर सकती है, जो कि इस असेंबली में कानून पास होता है। जी। तो कानून बनाने का प्रक्रिया ये होता है कि एक बिल ड्राफ्ट होता है, वो पास होता है पार्लियामेंट में या असेंबली में। उसके बाद उस पर वोटिंग डिस्कशन होता है, वोटिंग होती है, और मेजॉरिटी से जब पास हो जाता है तो वो बिल जो है एक्ट की शक्ल में आ जाता है। अच्छा। फिर एक नोटिफिकेशन के जरिए जो है उसको जारी किया जाता है और लागू किया जाता है सिटीजन पे। उस पर डेट लिखा रहता है किस डेट से ये लागू होगा। जी। हैदराबाद से एक कॉलर है, रुखसाना। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरी एक प्रॉपर्टी है, उसको मैं गिफ्ट रजिस्ट्री की हूँ, तो उसका वैल्यू रहेगा ना? इसके बारे में पूछना था सिर्फ। देखिए, आपने जो प्रॉपर्टी गिफ्ट की है तो पहली बात यह कि जिसको गिफ्ट की है उसको पोजीशन देना होगा। दूसरी बात यह कि इसके ऊपर टैक्स लगता है, जिस तरह से सेल टैक्स लगता है। तो अगर प्रॉपर्टी आपने गिफ्ट किया है तो वो गिफ्ट का जो इंस्ट्रूमेंट है, जो दस्तावेज है, उसके ऊपर उसकी वैल्यूएशन दिखा के उसको फीस देना होता है, सरकार को रेवेन्यू लगता है उस पर। धनबाद से एक कॉलर हमारे साथ है, हुस्नारा। हेलो। जी हाँ, हेलो जी मैडम, हमको बताना है कि हमारा लड़का है और वो पढ़ा हुआ है, मतलब बीएड कर चुका है जी। और वो सर्विस नौकरी के लिए बहुत फार्म भरा, सब में निकाला, टीचर में, बैंक में, पर अभी तो बहाली नहीं हुआ। तब उसको क्या करना चाहिए? प्राइवेट में जाना चाहिए या तो फिर? देखिए, अच्छी बात यह है कि आपके साहबजादे जो हैं एक प्रोफेशनल टाइप के कोर्स भी कर लिए हैं, बीएड। अगर सरकारी उनको नौकरी नहीं मिल रही है तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट स्कूल बहुत अच्छे अच्छे हैं, उसमें वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और माशाल्लाह कुछ हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन तनख्वाह भी अच्छी दे रही है, तनख्वाह भी उनको अच्छा मिल सकता है। बेसिकली ये सब चीज़ें जब आदमी प्रोफेशनल कोई कोर्स करता है तो वो डिपेंड करता है उसकी मेहनत के ऊपर। अगर आपके साहबजादे मेहनती हैं, उन्होंने मेहनत से पढ़ी है, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी अच्छा काम कर सकते हैं और अच्छी तरक्की कर सकते हैं। जी। सफिया हमारे साथ लाइन पर है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं वकील साहब से बात करना चाह रही हूँ। जी जरूर, आपको वो सुन रहे हैं, सवाल पूछे। जी, वकील साहब से मेरा ये सवाल है कि कानून कमजोर हो गया क्या? हालात इससे बद से बदतर हो जा रहे हैं हिंदुस्तान के।
बच्चा खौफजदा हो जाए। और खुसूसन हैदराबाद में भी ऐसे हालात हो रहे, मर्डर आम हो जा रहा, कोई कानूनी रखवाला उसकी हिफाजत नहीं कर सक रहा इंसान की। देखिए मैडम, मैं आपका सवाल समझ गया साफिया साहबा। बात ऐसी है कि कानून अपनी जगह पे होती है, जैसे इस्लामिक प्रिंसिपल्स अपनी जगह पे है, कौन कितना फॉलो कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब हमारी बदकिस्मती ये है कि इस वक्त जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अक्सर देखा जा रहा है कि कानून को सही तौर पे नाफिज नहीं कर रहा है। अब कानून उसमें जब लाजमी है कि जब एक आम सिटीज़न ये देखता है कि अगर कोई कानून अपने हाथ में लेता है तो उसकी कानून उस तरह से पकड़ नहीं करती है जिस तरह से पकड़ करनी चाहिए, जिससे कि उन लोगों को हौसला अफजाई मिलती है। नतीजा ये होता है कि एक सिंपल जो सिटीज़न है, सीधा साधा जो शहरी है, जो मासूम शहरी है, उसके ऊपर खौफ तारी हो जाता है, जो कि लाजमी है। बहरहाल मैं ये कहूँगा ऐसे बच्चों से कि जो मासूम और सीधे बच्चे हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत से काम लेनी होती है। कानून किसी भी सूरत में अपने हाथ न लें, बल्कि जिनके मुतल्लिक ये है कि वो कानून को तोड़ रहे हैं उनके खिलाफ कानून, अगर पुलिस नहीं, प्रशासन नहीं कर रही है तो उनके खिलाफ कानूनी इक़दाम करने का खुद तरीका अपनाएं, कोर्ट में आएँ, कोर्ट से इंसाफ मिले। लेकिन कानून हमारा ऐसा है कि अगर आप पीछे लगे रहिए ये सोच कर कि हमें कानून हाथ में नहीं लेना है, बल्कि दूसरा अगर कानून तोड़ा है तो उसको हमें सज़ा दिलवानी है, तो इंशाअल्लाह एक रोज़ सज़ा मिल जाती है, बशर्ते ये कि उसको आप फॉलो करें। और इसमें डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी को बोलते हैं कि कभी ऐसा सिचुएशन आता है जहां आदमी को सब्र और हिम्मत से काम लेनी पड़ती है, तो आप सब्र और हिम्मत से काम लीजिए और कानूनी चाराजोई हमेशा जो है उसको आप अपनाते रहिए। इंशाअल्लाह ये सब चीज़ें दूर हो जाएंगी। दिल्ली से एक कॉलर है हमारे साथ, शफात अली। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये डिसीजन लेना है कि जैसे कि हमारी जमीन में किसी ने घर बनाया पड़ोस में, तो दीवार जो है हमारे जमीन में ही निकल रहा है उसका, तो वो कुछ दबंगई दिखा रहा है। तो हमने पंच बैठाया था, उसने समझाया कि जो है ये गलत है और जमीन दीवार जो है निकल रहे हैं इसमें, फिर भी नहीं मान रहा है और वो बनाते जा रहा है। तो क्या आगे चल के भी हम चाहे तो हम, मैं समझ गया आपका सवाल। देखिए, अगर वो कोई उसको बोलते हैं ट्रेसपास या इंक्रोचमेंट, अगर वो कोई अपना घर बनाने में किसी दूसरे की प्रॉपर्टी या ज़मीन में इंक्रोचमेंट है तो कानूनी चाराजोई ये है कि आप पुलिस को इन्फॉर्म करें। अगर पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है तो आप कोर्ट में जाएं। उसको सूट बोलते हैं कि सूट फॉर इंजंक्शन। उन्हें जो है कोर्ट जो है एक आर्डर से रोक सकती है, वहाँ कमीशन बैठा सकती है जिसको लोकल कमिश्नर बोलते हैं, पैमाइश हो सकती है। और अगर वो वाकई आपके ज़मीन में उनका दीवार आ रहा है या दीवार का कुछ पोर्शन आ रहा है तो कानून आपकी मदद करेगा और उनको आपकी ज़मीन पे दीवार बनाने से रेस्ट्रेन ऑर्डर मिल सकता है। इसलिए आप फ़ौरन किसी अपने एडवोकेट से राय लें। एक चीज़ ख्याल रखें कि चूँकि बहुत से हिंदुस्तान में डिफरेंट स्टेट है, डिफरेंट असम्बली है, कानून के अपने उतार और चढ़ाव हैं, इसलिए हमारी इस जो भी हम राय देते हैं, आपको एडवाइस करते हैं, उसको हतमी न समझा करें, बल्कि आप अपने लोकल एडवोकेट से भी जानकारी ले लें और उसके बाद ही जो है कानूनी इक़दाम करें। जी। हैदराबाद से एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं, जमील। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सवाल बताएं। मैं हैदराबाद से जमील बोल रहा हूँ। जी जी, सवाल बताएं। मेरा नाम सैयद जमील है, हैदराबाद से बोल रहा हूँ। जी जी, सवाल बताएं। क्या सवाल पूछना है? मैं जो वकील साहब से ये बताएं कि मैं एक प्रॉपर्टी खरीदा था, उसमें मेरे माइनर 2 बच्चों के नाम पे भी नाम था उनका, लेकिन इत्तेफाक से वो प्रॉपर्टी अब बेच रहा हूँ मैं। अच्छा। तो मैं जब बेचने गया तो रजिस्ट्रार ने ये कहा कि भाई आप कोर्ट से परमिशन ला लो बोल के। तो मैं कोर्ट में भी अप्लाई करा, अप्लाई करके ऑलमोस्ट 9 महीने हो गए, लेकिन अभी तक मुझे कोर्ट से डिसीजन नहीं आया। लास्ट हियरिंग जो ही मेरी वकील जज ने ये कहा कि भाई डिसीजन इज रिजर्व्ड एंड वील लेट यू नो। तो मैं वकील साहब से जानना चाह रहा हूँ कि कितना और टाइम लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी 9 महीने से वेट कर रहा हूँ मैं। देखिए, जब आपका एक बार आर्गुमेंट सुना जा चुका है और जजमेंट रिजर्व कर लिया गया है तो बहुत जल्द आपके फेवर बहुत जल्द उसका जो है जजमेंट आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि एक जज के पास कितना मौका मिल रहा है, और जब वो रिजर्व कर लिए हैं तो जजमेंट वही देंगे। जी। भोपाल से एक कॉलर हमारे साथ हैं, सबा। हेलो। जी
जी सबा बताएं क्या सवाल है? मेरा ये सवाल है कि हमारा पड़ोसी ऊपर से नीचे तक अपनी दीवार नहीं उठाता और हमारी दीवार ही बरतता है, अब उसके लिए कौन सा कानून? जी ठीक है जी, देखिए आपके सवाल से क्लियर नहीं हो पा रहा है कि जब सिर्फ आप ही का दीवार है, उसका दीवार नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके दीवार का उसने सहारा लिया होगा अपना मकान बनाने में। तो देखिए ये हक नहीं है उनका दूसरे के दीवार का सहारा लेकर मकान बनाएं। आप कंप्लेंट कीजिए, कोर्ट में जाइए, कानून जो है आपके फेवर में है। जी एक कॉलर हमारे साथ है कोलकाता से, कुदरत उल्लाह। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं सवाल क्या है आपका? मेरा कहना है कि मेरे एक दोस्त ने एक कमरा खरीदा था, तो वो रेंट बिल 2-3 साल से वो दे रहा था। फिर बीच में वो मतलब जो घर का मालिक है वो 2 साल से बिल को रोक दिया और फिर वो किसी और से बेच दिया। तो वो 2-3 वो प्रॉपर्टी 2-3 आदमियों से बेच दिया है और इसके नाम से इलेक्ट्रिक बिल भी था और इसके नाम से बिल भी है, रेंट बिल भी, सब कुछ है। तो अभी वो बेच किया, दूसरा आदमी वो कब्जा कर लिया जबरदस्ती। जी देखिए, एक तो सवाल ये पैदा होता है कि जब आपने ये कमरा खरीदा था तो आपके फेवर में डॉक्यूमेंट्स क्या था, ये चीज़ आपने नहीं बताया। कलकत्ता की जो शहर की प्रॉपर्टी का सिस्टम है वो 150 साल पहले जो कानून बना था कि तकरीबन 100 साल की लीज हुआ करती थी, तो वहाँ प्रॉपर्टी का डायरेक्ट ट्रांसफ़र जैसे खेतों का होता है उस तरह सेल डीड से नहीं होता है, बल्कि जो है प्रॉपर्टी एक आदमी जिसके नाम से है उसी के नाम से रहता है और आम तौर पे ये रेंट की तरह जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसको बोलते हैं कुछ पगड़ी लेके। अगर ऐसा है तो अगर एक साहब को अगर आपको वो ट्रांसफ़र किसी ने कर दिया है और पोजीशन भी हो गया है तो फिर बगैर आपकी मर्ज़ी के वो दूसरों को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर ट्रांसफ़र किसी दूसरे को या तीसरे को किसी ने कर दिया है और फिर ज़बरदस्ती पोजीशन ले लिया है तो आप पुलिस में कंप्लेंट करें। ये इंक्रोचमेंट और ट्रेसपास का केस है और उनको इविक्ट कराया जा सकता है। कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है और कानून में ये प्रावधान है, इसलिए आप कानून का सहारा लीजिए। जी महाराष्ट्र से एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं। हेलो 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 जी बताएं सवाल। हाँ, मेरा सवाल यह है कि चेक बाउंस के मुतालिक पूछना है मुझे। जी पूछे। हाँ जी पूछे, सवाल पूछे। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हूँ और मैंने बैंक से लोन लिया था और मेरा चेक किसी वजह से बाउंस हो चुका है। अच्छा, तो वो मेरे पर एक लीगल दाखिल हो गई। हाँ देखिए, आपने आपके बात से ये पता रहेगा, आपका सवाल ये बनता है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, आप जो है बैंक से लोन लिए हैं और लोन के अवेज में आपने जो है जो मंथली या ईयरली या 3 मंथली जो उसका इंस्टॉलमेंट्स भरना है उसके लिए आपने चेक इशू किया है, वो चेक आपका बाउंस हो गया है। जब चेक आपका बाउंस हो गया है तो आपके खिलाफ 2 केस बनता है। एक तो केस ये बनता है चेक बाउंसी का, जिसको 138 बोलते हैं। पहले आपके पास नोटिस आएगा बैंक का, अगर आपने नोटिस के दरमियान उस चेक का आपने पैसा नहीं दिया तो फिर वो आपके ऊपर केस कर सकते हैं, जिसमें आपको उस अमाउंट का 2 गुना फाइन हो सकता है या 2 साल की सज़ा भी हो सकती है। दूसरी बात यह कि सिविल में जा सकते हैं, अगर बैंक से आपने लिया है तो वहाँ पर आमतौर पर आर्बिट्रेशन क्लास भी होता है, फिर रिकवरी के भी आपके खिलाफ जो है वो जा सकते हैं। इसलिए आप फौरन जो है उस पैसे को वापस करें। जम्मू से एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं। हेलो नमस्कार जी। जी नमस्ते, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? सवाल मेरा जी वकील साहब से कि ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, मेरा सवाल प्रमोशन के रिगार्डिंग है कि बिफोर माई रिटायरमेंट मेरी प्रमोशन ली थी जो रिकमेंडेड थी होम सेक्रेटरी को, तो वो नहीं हुई, मैं रिटायर हो गया। मैंने फिर कोर्ट में केस किया, सिंगल बेंच ने मेरे हक में फैसला दिया। उसके बाद डबल बेंच में गया, उसने भी मेरे हक में फैसला दिया और वो फैसला जो है होम सेक्रेटरी जो है वो 1 साल तक उसने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो जब इम्प्लीमेंट नहीं किया तो फिर मैंने कंटेम्प्ट उनको दायर की और कंटेम्प्ट उन्होंने गुस्से में आके वो मेरा रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि कोर्ट ने मुझे फिर लिबर्टी पर रखा तो मैंने अगेन उसके लिए कोर्ट में किया, वो फैसला मेरे हक में आया 15 साल के बाद। तो अब कोर्ट ने उनको डिबार भी किया है, रिस्पोंडेंट जो है कि ये देखिए आपका जनाब आपका सवाल समझ में आ गया। वकील साहब इनके सवाल का जवाब देंगे, लेकिन यहाँ पर हम रुकेंगे। नाजरीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।
गाजी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले एक कॉलर ने जम्मू से हमें कॉल किया था, एलएस गिल साहब ने। जी जी, गिल साहब के जो फैक्ट्स बताए हैं उससे तो ये जाहिर हो रहा है कि उनके हक में जो है हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है, सिंगल बेंच ने भी दिया है, डिवीज़न बेंच ने भी दिया है, और अब उन्होंने सही लाएहमल अपनाया है कि अगर उसको रिप्रेजेंटेशन के बाद भी अगर वो इदारे जिनके अगेंस्ट में आपने ये ऑर्डर लिए हैं अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि डिसओबीडियंस ऑफ ऑर्डर के, जिसको कंटेम्प्ट बोलते हैं आम लोग, कंटेम्प्ट का पिटीशन दाखिल करें और उसको ही आप फॉलो करें। यही एक तरीका है। महाराष्ट्र से एक कॉलर है हमारे साथ, शकील अहमद। हेलो हेलो जी, सवाल बताएं। मेरा मैंने अभी लगाया था, वो अधूरा रह गया था। मुझे ये बताइए कि चेक बाउंस होगा तो डिफेंस किस तरह किया जाए। जी देखिए, आपने जो फैक्ट्स बताया है उसमें डिफेंस इसलिए नहीं बनता है, मजबूत डिफेंस नहीं बनता है कि आप खुद कह रहे हैं कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और आपने लोन लिया था, लोन के को पेमेंट करने के सिस्टम में आपने चेक दिया है, तो उसमें कोई डिफेंस नहीं बनता है आपका सही मानों में, जहां पर जो कि आपका डिफेंस टिक सके। हमारे साथ एक कॉलर और जुड़े हैं, नागेंद्र सिंह नेगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम, बताएं सवाल। मैं नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ, सरका घाट मंडी हिमाचल से। मेरा सवाल ये है कि मान लिया कोई आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर जो कि डीसीएसपी रिटायर हुआ है और बेड पर है और उसके हाथों में कंपन होता है या वो दस्तखत नहीं कर सकता, तो क्या उसके वसीयतनामे को मैं प्रधान भी रहा हूं ना जी, तो क्या हम उसको पंचायत से जाकर के उसके घर पर उसकी वसीयतनामा बना करके उसको तस्दीक कर सकते हैं? जी, ये तरीका कानून में आपको दिया गया है कि अगर सपोज के लिए कोई आदमी इस पोजीशन में नहीं है कि वो बेड छोड़ सके, तो आप वहां पे दरखास्त दे सकते हैं रजिस्ट्रार के यहाँ, और फिर वहां से एक जो है वही लोकल एक कमेटी बैठ जाती है, रजिस्ट्रार साहब आएंगे, उसका वसीयत लिखेंगे और वसीयत उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि ऐसे में जाकर वसीयत वो लिखें। तो ये प्रावधान है कानून में, आप एप्लीकेशन एक लगा सकते हैं सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में। जी, दिल्ली से एक कॉलर है हमारे साथ, महफूज। हेलो मैम, सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं सवाल क्या है आपका। मैम, मैं एक्चुअली क्या है कि मैं ड्राइवर हूँ, एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ और मैं 3 साल से उनके क्या नौकरी कर रहा था और कर रहा हूँ जी, और मेरा वो 3 साल से उन्होंने सैलरी नहीं दी है, और सैलरी न देने जब सैलरी उनसे जब मैं मांगता हूँ तो वो जो है मुझे उल्टा धमकी देता है कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, जो आपको करना है कर लो, और सारा हिसाब की जो कॉपी है, जो हर महीने की तनख्वाह की जो मेरी हिसाब है वो अपने कॉपी पर मेंटेनेंस करके उसने ही मुझे दिया है कि आपका तनख्वाह ये है, और आज तक मुझे उसने पैसे नहीं दिया। प्लीज मैम मेरे को सहायता बताइए कि मैं क्या करूँ। देखिए, पहली तो ये बात तज्जुब हो रहा है कि 3 साल से आप उसके पास काम कर रहे हैं और कोई तनख्वाह भी नहीं दे रहा है, फिर भी आप काम कर रहे हैं। बहरहाल 3 ही साल का म्याद होता है आपको सैलरी को रिकवर करने का, तो आप जो है लोकल एडवोकेट से अपने यहाँ दिल्ली में आप कांटेक्ट कीजिए। अगर जैसा आप बता रहे हैं अगर वैसे ही बात है तो आपका एम्प्लॉयर को आपकी तनख्वाह दिला सकता है, कानून आपके फेवर में है, ऐसा आप कर सकते हैं, 3 साल का उससे सैलरी ले सकते हैं। हैदराबाद से एक कॉलर है हमारे साथ, अहमद अली खान। हेलो मैडम, जरा मैं वकील साहब से बात कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, आपको वो सुन रहे हैं, सवाल पूछें। देखिए वकील साहब, मैं हैदराबाद में हूँ। हैदराबाद में एक संगीन मसला है कब्रिस्तान की जगह के लिए। हैदराबाद में कॉलोनियाँ बेहिसाब बन रहे, 50 कॉलोनियाँ बन रहे, एक कब्रिस्तान नहीं बन रहा, और कब्रिस्तान की जगह मुसलमानों के लिए तंग होती जा रही, और जो मौजूदा कब्रिस्तान के इंचार्ज हैं वो लोग जगह देने से इनकार कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड में भी बताए, वक्फ बोर्ड कोई एक्शन नहीं लेता, वहाँ कोई डिपार्टमेंट है ही नहीं इस बारे में लेने का, कोई एप्लीकेशन लेते हो जाता और रफा दफा हो जाता। उसके बाद मैं दफनाए आप हम घर को उन्हों घर को हो जाते, लेकिन इसके लिए कुछ सोल्यूशन है, कुछ कानून है क्या? देखिए, अगर इस्लामिक नुक्ते नजर से आप मालूम करें तो हर इंसान का वहाँ मतलब कि अपनी ही जमीन में, अपने ही जायदाद में उसका दफन होना है। लेकिन अगर चूंकि शहर का एक माहौल बन गया, एक बड़े बड़े शहर बन गए, तो ऐसी भी कब्रिस्तान ऐसे बने जो कि पब्लिक कब्रिस्तान कहलाता है। तो उस पब्लिक कब्रिस्तान अगर आपके लिए नाकाफ़ी है
और कहीं अगल बगल लैंड है जो कि पब्लिक लैंड है, जिसका मालिकाना हुकूक सरकार के पास है, अगर प्राइवेट के पास नहीं है तो आप सरकार से दरख्वास्त दे सकते हैं। और ये सरकार को आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जहां आबादी ज़्यादा है और डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने का सिस्टम नहीं है, चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, तो उसके लिए शमशान भूमि या कब्रिस्तान देना जो है सरकार की जिम्मेदारी है। इसको आप फॉलो कर सकते हैं। पहले आप डिफरेंट जगह रिप्रेजेंटेशन दीजिए और ये बताइए कि ये कब्रिस्तान इतने लोगों के लिए काफ़ी था, लेकिन अब इतनी पॉपुलेशन हो गई है, इतने डेड बॉडी जो है वो तकरीबन इतने लाख पे इतना बनता है, जिसको कि दफनाने का कहीं सिस्टम नहीं है। अगल बगल जहाँ ज़मीन हो उसको आप निशानदही कीजिए और आप सरकार से कहिए कि हमें ज़मीन जो है अलॉट करें। जी, हैदराबाद से ही एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं, खलील खान साहब। हेलो 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 जी। हाँ, मैं औरंगाबाद से बोल रहा हूँ। औरंगाबाद से बात कर रहे हैं, बताइए सवाल बताइए। औरंगाबाद महाराष्ट्र। जी, औरंगाबाद महाराष्ट्र, शफीउद्दीन नाम है मेरा। जी, शफीउद्दीन साहब बताएं सवाल क्या है आपका। मेरा सवाल ये है कि जी हाँ जी बताएं सवाल पूरा करें। हाँ, मेरा सवाल ये है कि केस तो हमारे अपने वालिद साहब की प्रॉपर्टी का केस कोर्ट में तो वो हो गया, डिसमिस हो गया। तो उसको कितने जी हेलो जी सवाल पूरा करें, आपको सुन रहे हैं हम। हाँ, तो मेरे वालिद साहब की प्रॉपर्टी का केस है वो डिसमिस हो गया, वकील हाजिर नहीं हुए और जो है तो उनसे मिल गए, सामने वाले वकील से मिल गए, तो वो केस है तो DID हो गया और उसको जो है तो कम से कम है तो अभी 15-16 साल हो गए। अच्छा। हाँ, और डॉक्यूमेंट्स में जो जमीन के जो डॉक्यूमेंट्स होते तो उसमें जो है तो मेरा 60/12 एक यहाँ कैदा महाराष्ट्र में, तो वो 60/12 में तो हमारे वालिद के इंतकाल के बाद हमारे भाइयों ने तो सब उनके नाम डाल दिए। जी, आपका सवाल जो है बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा है। बस ये समझ में आ रहा है कि आपके वालिद मोहतरम ने कोई केस किसी प्रॉपर्टी के मुतालिक मुकदमा लड़ा था और वो मुकदमा जो है डिसमिस हो गया था। जब डिसमिस हो गया था तो उसका एक पीरियड होता है, आमतौर पे 1 महीना। उसमें आपको ये डालना होता है कि भाई फलां हम हाजिर नहीं हुए, हमारे एडवोकेट नहीं हाजिर हुए, जिसकी वजह से हमारा मुकदमा डिसमिस हो गया, उसको रिस्टोर किया जाए। लेकिन अगर वो पीरियड निकल गया है और आप बता रहे हैं 16 साल का पीरियड निकल गया है, तो 16 साल का जस्टिफिकेशन बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए जिस तरह से 16 साल से आप सब्र करें, आगे जो है फिर भी एक लोकल एडवोकेट से आप अपनी राय ले लें। हमारी राय को हतमी न समझें, लेकिन जो आपने फैक्ट्स बताया है उस फैक्ट से ऐसा समझ में आ रहा है कि उसको रिस्टोर होना, उस प्रॉपर्टी के या उस मुकदमे को फिर दोबारा जिंदा करना बहुत मुश्किल काम है। उम्मीद कम नजर आ रही है। जी, हैदराबाद से हमारे साथ हैं खलील खान साहब। हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। हाँ मैडम, हमारे यहाँ पर लड़की की शादी हुई है, अभी 2 महीने हो गए। तो मैडम शादी हुए बाद में लड़के वालों की डिमांड है क्या, कितना दहेज लाना चाहिए था तूने तेरे घर से। अच्छा। किस तरह की डिमांड रख रहे हैं लड़के वाले, तो उसके लिए क्या करना है। देखिए, ये शादी के बाद, शादी से पहले या शादी के वक्त किसी किस्म का डिमांड करना जो है वो डाउरी के इसमें आता है, ज़मुर्रे में आता है। आप जो हैं अगर इस किस्म का वो डिमांड कर रहे हैं, लड़की के ऊपर बोली बोल रहे हैं और उसको परेशान कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो आपके पास ये कानूनी हक बनता है कि आप जाकर एक पुलिस को कंप्लेंट करें और पुलिस की कानून की मदद आपको मिलेगी। जी, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं उस्मान। हेलो। हेलो जी, सवाल बताएं। मेरा सवाल ये है कि एक आदमी को 2 लड़के हैं और एक लड़का अलग हो जाता है, तो क्या वो वालिदैन के कफालत से फ्री होता है। देखिए उस्मान साहब, अगर वालिदैन या वालिद या वालिदा दोनों में से कोई, अगर उसका कोई इंडिपेंडेंट इनकम नहीं है और उसके लड़के जो हैं वो अच्छी पोजीशन पर हैं और वो इस पोजीशन में हैं कि वो दे सकते हैं पैसा, तो कानून ये इजाज़त देता है, जिसको कि 125 CRPC बोलते हैं, उसके तहत आप जा सकते हैं। दरअसल हमारी बदकिस्मती यह है कि 125
सीआरपीसी को वो ये समझते हैं कि हस्बैंड वाइफी का मसला है। हस्बैंड वाइफी का मसला नहीं है। अगर वालिद भी, वालिदैन में से कोई एक अगर इस पोजीशन में है कि मतलब कि वो डेस्टिट्यूट है, उसके पास कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और उसका लड़का जो है वो अच्छा खासा वो पैसा कमा रहा है, तो उस लड़के की जिम्मेदारी है कि अपने वालिदैन की किफ़ालत करें। अगर वो किफ़ालत नहीं कर रहा है तो फिर उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई यही है कि उसके खिलाफ मुकदमा आप कर सकते हैं, और अगर फैक्ट्स यही है तो फिर कानून आपके पक्ष में है। जी, कर्नाटका से एक कॉलर हमारे साथ है, मकबूल। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम, बताएं सवाल। मैं कर्नाटका से बात कर रहा हूँ। जी। तेलंगाना स्टेट में वरंगल डिस्ट्रिक्ट, भुवनगिर, सैदापुर, मल्लापुर, ये विलेजेस में हमारी कुछ जमीन है। अच्छा। ये जमीन मेरे अहलिया के दादा से मेरे अहलिया को मिली है। तो 1924 में खरीदी की है वो जमीन। जी। 1954 में उनके इंतकाल के बाद उनके लड़के लोग जो है तमाम जो शेयर्स थे उनके नाम से अलग अलग लगा दिए हैं जमीन। लेकिन अब इस वक्त तो जमीन जो है कुछ नक्सल के हाथों में है। तो मेरे एक रिश्तेदार वहाँ पर उसकी कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको पावर ऑफ अटॉर्नी भी दिया हूँ। जी। वो बताते हैं कि कुछ फर्जी लोग जो है अपना नाम बताकर वो जमीन जो है खरीद बेच दिए हैं, फरोख्त कर दिए हैं। लेकिन सरकार वो खरीदी जो है ना रुकी है। वहाँ के डीसी वगैरह और मेरे जो रिश्तेदार जो देख रहे हैं, वो जो पुलिस कंप्लेंट किए थे, वहाँ के एसपी वगैरह, पुलिस कमिश्नर वगैरह उनका साथ दिए हैं, उनको लेटर भी दिए हैं पुलिस थाने को कि ये लोगों को प्रोटेक्शन देना बोल के। क्या ये जमीन हमें मिल सकेगी? जी। देखिए, जिस तरह से आपने फैक्ट्स बताया है कि आपकी वाइफ के दादा की प्रॉपर्टी थी और ये कि 54 में उनका इंतकाल हो गया था, लेकिन ये प्रॉपर्टी आपके वाइफ के दादा के फिर बेटों में आ गई थी, तो लाजमी है कि जो आपके वाइफ के पास जो ये मिलेगा, जो वरासत मिलेगी, वो आपके वाइफ के फादर यानी आपके ससुर के वरासत में उनकी वरासत होगी। और अगर उनकी ससुर के वरासत में कुछ ज़मीन अगर मिल रही है और उसकी जगह पर कोई दूसरा गलत कागज़ बना के या गलत नाम बता के, उसको इम्पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं, इम्पर्सोनेशन से अगर उसने बेच दिया है, तो फिर ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है 420 जिसको बोलते हैं। और फिर उसके लिए उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी गलत बनाया होगा जिसको फोर्जरी बोलते हैं। तो आप पुलिस में कंप्लेंट, जैसा कि आपकी बातों से लग रहा है कि ऑलरेडी आप कंप्लेंट कर चुके हैं, आप कानूनी चाराजोई कर चुके हैं। अगर बात ऐसी है तो आपका केस मजबूत है। जब आपको पता चला है या आपकी वाइफ को पता चला है और उस हिसाब से कार्रवाई की गई है तो कानून आपके फेवर में है। अगर उन्होंने फॉर्जरी करके ज़मीन बेची है तो चाहे कोई कितना हो बड़े पोस्ट पर हो सकता है, वो देर तो कर सकता है, अड़ंगा तो लगा सकता है, अपना इन्फ्लुएंस वो लगा सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जिसकी कागज़ मजबूत होती है उसी के हक़ में फ़ैसला जाता है। इसलिए आप इसको फॉलो करते रहिए और लोकल एडवोकेट से अपने बराबर संपर्क में रहिए, और इस तरह से कानून आपके साथ है जैसा आप फैक्ट्स बता रहे हैं। जी। नागपुर से हमारे साथ लाइन पर है शानू। हेलो। जी, वालेकुम सलाम, बताएं सवाल क्या है आपका? मैडम, ये जो मजबूर लोगों की पेंशन आती है, ये कहीं थोड़ी कम कहीं ज्यादा, सारे हिंदुस्तान में ही एक पेंशन क्यों नहीं करती जाती? हम चाहते हैं गवर्नमेंट से सबकी पेंशन एक बराबर कर दी जाए, और ये बहुत कम हमें पेंशन मिलती है, ये इससे हमारा गुजारा नहीं हो पाता। जी। देखिए मैं समझ गया आप क्या पूछ रहे हैं। ये ओल्ड एज पेंशन जो है ये एक वेलफेयर स्टेट होने के नाते जो है वो सरकार ने लिया है, जिसमें ख़ास तौर से स्टेट गवर्नमेंट जो हैं उनके डिफरेंट चीफ मिनिस्टर के ज़माने में ये चीज़ ली गई है। अब एक ऐसा है कि उसमें अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि उसको फंडामेंटल राइट्स की तरह जो है ये करें, इम्प्लीमेंट कराएं। वो एक कहते हैं कि डेस्टिट्यूट के लिए जो ज़्यादा बुज़ुर्ग हो गया है, उसका कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उसके लिए डिफरेंट स्टेट ने प्रावधान किया है, या डिफरेंट स्टेट ने डिफरेंट अमाउंट रखा है, कहीं 500 है, कहीं 1000 है, कहीं 1500 हो गया है। तो इसके लिए मैं नहीं समझता हूँ कि ये तो सरकार ही को मिलकर करना पड़ेगा। कोई इस तरह से फंडामेंटल राइट नहीं बनता है। हाँ, कोई PIL इसके ऊपर दाखिल हो सकता है अगर कोई पब्लिक स्पिरिटेड ऑर्गेनाइजेशन या आदमी आगे बढ़े तो इस चीज़ को किया जा सकता है। ऐसे कानूनी हक नहीं बनता है कि उसको आप सरकार से इम्प्लीमेंट करा सकें। जी। जम्मू से एक बार फिर LS गिल साहब हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो।
हाँ मैडम, मुझे वकील साहब से बात करवाइए जरा, उनको मेरा सवाल। जी बिल्कुल, आपको सुन रहे हैं, सवाल पूछिए। वकील साहब, ये ऐसा है कि ये मेरा सिंगल बेंच और डबल बेंच में प्रमोशन का केस था, वो गवर्नमेंट के पास आया तो ये साल भर उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। मैंने कंटेम्प्ट की, उनको ये सूट नहीं किया जी। उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। अगेन कोर्ट की लिबर्टी थी, मैंने दोबारा केस किया, फिर फैसला मेरे हक में आया है। वो गवर्नमेंट के चैनल में है, होम सेक्टर में, तो वो अभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं करते हैं तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? नहीं करते हैं तो फिर आपको कंटेम्प्ट ही में जाना होगा भाई साहब। अल्टीमेटली कोर्ट का ये काम होता है कि कोर्ट अपने आर्डर को एग्जीक्यूट कराए, तो कोर्ट आपकी आर्डर को एग्जीक्यूट कराएगी। अब इसमें चूंकि एक स्पेशलाइजेशन है, आप अपने प्लीज लोकल एडवोकेट से इसके मुतालिक जो है आप राय लें, क्योंकि आम कानून और आम लीगल एडवाइस तो इसमें यही होगा कि कोर्ट का जो आर्डर है वो कोर्ट उसको इम्प्लीमेंट भी कराती है और इसको कानून कोर्ट को पावर देता है इम्प्लीमेंट कराने का। गढ़वाल से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, नवाज। हेलो 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 जी, सवाल बताएं। हाँ, मैं नवाज बोल रहा हूँ गढ़वाड़ी से जी, सवाल बताएं। हाँ जी, मैं गवर्नमेंट फॉरेस्ट जमीन पे बैठता हूँ 10-15 साल से। तो दूसरे लोग जरा दलानी चेक करते हैं, क्या रास्ता निकालना उसका? जी, गवर्नमेंट लेना है। 10-15 साल से बैठता हूँ मैं ठिकाना बना के, तो सामने वाले दूसरे लोग नियत बुरी कर रहे हो उसके ऊपर। अच्छा जी, देखिए पहली बात तो ये कि जो सवाल पूछते हैं उनसे गुजारिश ये है कि अपने सवाल को पहले जुमलों में तब्दीलिया कर लें, न तो लिख लिया करें, ताकि सवाल छोटा हो और बिल्कुल टू द पॉइंट हो। आपके सवाल से जो बात तो सामने आ रही है वो ये कि कोई सरकारी लैंड है जिस पर कि आप पिछले 15 या 16 साल से आप वहाँ पर हैं। अब दूसरे सामने वाले लोग जो हैं उसके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। लाजमी है कि आपका कब्जा भी जायज़ नहीं है, लेकिन आपका कब्जा ज़्यादा दिन का हो गया है, इसलिए आपका एक वहाँ पर हक बन जाता है। दूसरे लोग अगर किसी किस्म का इंटरफेयर करते हैं तो आप जो है पुलिस में कंप्लेंट कीजिए। इनक्रोचमेंट या ट्रेसपासेस का उनके ऊपर केस मुकदमा दायर हो सकता है अगर वो आपके पोजीशन में किसी किस्म के ज़बरदस्ती इंटरफेयर करते हैं तो। महाराष्ट्र से एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं, शफीकुर रहमान साहब। हेलो हेलो जी, रहमतुल्लाह बरकाता हूँ। जी वालेकुम सलाम, बताएं सवाल क्या है आपका? सवाल मेरा ये है कि मोबाइल पर जो रिकॉर्डिंग की जाती है उसकी अगर पुलिस में दर्ज करा दी गई कंप्लेंट तो उस पर एक्शन होती है क्या? जी, अगर कोई मोबाइल पे धमकी देता है, मोबाइल पर कोई चीटिंग की बात करता है, कोई फहाइश बात करता है जो कि ऑफेंस के ज़ुमरे में आता है, तो कानून आपको यह हक देता है कि आप जाकर एक कंप्लेंट करें। आप मोबाइल पर जो भी मैसेज आता है उसका एक एविडेंसरी वैल्यू है। जब से आईपीसी में जब से ये सिस्टम चला है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का, तब से जो है हमारे एविडेंस में और जो भी प्रोसीजरल लॉ है उस अमेंडमेंट हुआ है, और उस अमेंडमेंट के तहत जो कुछ भी मैसेज आपके ऊपर आ रहा है मोबाइल के ऊपर या आपके कंप्यूटर के ऊपर तो या आपके ईमेल के ऊपर, तो आपको ये हक बनता है अगर दूसरा कोई ऑफेंस करता है, उसका कोई करतूत कोई मैसेज ऑफेंस के ज़मरे में आता है तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। वो आपके एविडेंस के तौर पे उसको माना जाएगा उस मैसेज को। जी, हैदराबाद से एक कॉलर है हमारे साथ, मोहम्मद अब्दुल कादिर। हेलो वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं सवाल। देखिए सबसे पहले आप अपने टीवी की आवाज़ बंद करिए। जी ठीक है जी। जी देखिए तो मस्जिद की जी बंद कर दिया जी। जी बताएं। जी सवाल बताएं। जी मस्जिद की एक मलगी जो ड्रा में मेरे नाम निकली, उस टाइम पे मैंने जो है ना किराना एंड जनरल स्टोर लगाऊंगा करके पिटीशन दिया था जी। तो इसके बाद में जो है ना मेरे दोस्तों ने मशवरा दिया कि भाई रियल एस्टेट जो है ना ऑफिस डालिए, आप किराना स्टोर नहीं चलता बहुत है करके बोले, तो मैं ऑफिस लगाया जिसका काम जनरल सेक्रेटरी मस्जिद के कमेटी का आदमी बनाया। 1 महीने तक काम चला, लाखों रुपए में उसके लगा दिया जी। इसके बाद जो है ना वो लोग बहुत सताना शुरू करे, रियल एस्टेट हराम है, इस्लाम में जायज नहीं है, कानूनन भी जायज नहीं है, आप नहीं कर सकते बिजनेस करके। तो मैं एक दरखास्त दिया, अगर यह वाकई कानूनन या जो है ना शरन अगर इजाजत नहीं देता इसकी तो मैं नहीं करूंगा बिजनेस करके मैं एक दरखास्त दिया जी। तो फिर भी सता रहे थे वो लोग, तो मैं स्टे लिया कोर्ट से
22 दिसंबर 16 को, तो 28 दिसंबर 16 को जो है ना हमारे को कॉपी नहीं मिली बोल के लाख डाल दिए। तो कोर्ट में केस चल रहा वो, और ये लोग जो है ना कमेटी वाले कुछ उसका बंदोबस्त कुछ भी नहीं कर रहे आपस में बैठ के। जी, क्या कानूनी कमेटी किस कमेटी मैं इनका सवाल सही मानों में समझ नहीं पाया कि क्या चला रहे हैं या कौन से बिजनेस को लोग कह रहे हैं कि गैर इस्लामी है। रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ बिजनेस नहीं, रियल एस्टेट से बिजनेस जो है वो आम जो खरीदो फरोख्त होता है उसमें कतई नाजायज नहीं है। आप एक बिचौलिए के तौर पे काम कर सकते हैं। बस आपको डायरेक्शन ये है कि जो आपका कमीशन बनता है वो सिर्फ एक साइड से बनता है, दोनों साइड से नहीं बनता है। तो इस किस्म की कोई ऐसी चीज नहीं है। शाहजहांपुर से एक कॉलर है हमारे साथ, डॉक्टर ताहिर। हेलो 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 जी, वालेकुम सलाम। बताएं सवाल क्या है आपका? सवाल ये है कि मेरा जैसी मेरी प्रॉपर्टी है जो वो पेरेंटियल है हमारी, वो विरासत में जैसी मुझे मिली है जी, तो उसके मेरे असेसमेंट के पेपर हैं मेरे नाम से। तो मैं अगर किसी बैंक से उसका लोन लेता हूँ तो वो मान है या मैं उसकी लिमिट कराता हूँ तो वो पेपर कोई मान होंगे? देखिए, अगर आपकी प्रॉपर्टी आपको विरासत में मिली है तो पहला काम तो ये करना चाहिए आपको कि वो प्रॉपर्टी को आपको अपने नाम कराना चाहिए। जब वो प्रॉपर्टी आपके नाम से आ जाएगी या उसकी एक वैल्यू होगी तो उस वैल्यू के हिसाब से, उस प्रॉपर्टी के हिसाब से कोई भी आप किसी से भी इंटर कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं या और कोई चीज़ें ले सकते हैं बिजनेस पर्पज़ के लिए। लेकिन पहला काम ये कीजिए कि उस प्रॉपर्टी को अपने नाम कराइए, क्योंकि बहुत से बैंक ऐसे हैं कि जो आप डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं उसको मानते हैं। बहुत से प्राइवेट इदारे हैं जो कि लोन देती हैं वो उसको मानते हैं, अब बहुत से नहीं मानते हैं। तो पहला काम तो यही कीजिए कि उस प्रॉपर्टी को अपने नाम कराइए, आपकी विरासत की प्रॉपर्टी है। जी, जम्मू कश्मीर से हमारे साथ है अल्ताफ। हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। बताएं सवाल। हाँ, सवाल मेरा ये है कि एक आदमी का वोट दो जगह पे दर्ज है, गाँव में भी दर्ज है और म्यूनिसिपैलिटी में भी दर्ज है, टाउन में भी दर्ज है। तो टाउन में उसका मकान है, चूल्हा दर्ज है, तो गाँव में उसका राशन कार्ड मिल रहा है, राशन तो गाँव से उसे मिल रही है। हाँ, वोट कहाँ से डालेगा वो? देखिए, ये अपने आप में गलत चीज है कि एक आदमी अगर दो जगह का वोटर है तो वो एक ही जगह एक्सरसाइज कर सकता है अपने वोट का, और उसके नॉलेज में है कि मैं दो जगह का वोटर हूं, तो ये अपने आप में एक ऑफेंस है। उसको पहला काम ये करना चाहिए कि एक जगह से अपना नाम हटा लेना चाहिए और वोट एक ही जगह देना चाहिए। जी, गाजी साहब, जैसे कि इन्होंने अभी सवाल पूछा वोट के बारे में, तो उससे ही जुड़ा लगभग मेरा एक सवाल है। जैसे कई बारी इलेक्शन के टाइम पर पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं, जो वोटर है उनको लुभाने के लिए पोलिंग बूथ तक का राइट देती हैं, फ्री राइट देती हैं, तो क्या ये पनिशेबल है? देखिए, किसी किस्म का लोभन देना, प्रलोभन देना या किसी किस्म का इंटीमेट करना या डराना धमकाना, ये सब लीगल कन्वेंसिंग के ज़मुर्रे में नहीं आती है जी। इसलिए अगर किसी सिटीज़न को किसी ने ये कहते हैं कि इंटिमिडेट करने की कोशिश की है, डराने धमकाने की कोशिश की है या कोई उसको लालच दी है, तो ये अपने आप में इलीगल है, अगेंस्ट द रूल्स ऑफ द इलेक्शन है। वो कानूनी चाराजोई कर सकता है। किसी किस्म का प्रलोभन जो है अगर साबित हो जाए तो आपका ये इलेक्शन जो है वो ये भी हो सकता है, कलादम भी करार दिया जा सकता है। जी, गाजी साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिए। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर से हाजिर होंगे आपकी कानूनी उलझनों को सुलझाने के लिए और कानूनी समझ को बढ़ाने के लिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आदाब।